नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आप काफी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा वाणिज्य क्लास अपलोड कीजिए। तो मित्रों, आज से अपन डेली शिक्षा वाणिज्य के जितने सेमेस्टर होने जा रहे हैं उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे भाई। ठीक है, तो आज अपन इस क्लास में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चौथे सेमेस्टर की, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे और उसके उत्तर क्या क्या रहेंगे। क्वेश्चंस के साथ आपको उत्तर भी मिलेंगे, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप एक काम करना, अगर आपने अभी तक YouTube को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हम लोग अगली क्लास अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर का नाम रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये आपके पेपर का नाम है, ध्यान से देख लेना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं भाई अपनी क्लास पे। जाने से पहले एक काम करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल सबके फोन में ज्वाइन होना चाहिए। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी और शिक्षा वाणिज्य की अपडेट सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेगी। इसको आप ज्वाइन दो प्रकार से कर सकते हो, या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई भी समस्या हो तो झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकता है भाई। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो मैसेज में अपना नाम और साथ में शिक्षा वाट यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी फॉलो अवश्य करेंगे। इस इंस्टाग्राम की लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आप लोग फॉलो कर लेना, लेकिन कर ही लेना भाई। सारे लोग झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को सारे लोग फॉलो कर लेंगे। और अगली क्लास के लिए एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 4 यूनिट्स में आपको सिलेबस है, 4 यूनिट के टॉप क्वेश्चन अपन देखेंगे भाई। पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत एवं आदर्श राज्य की व्याख्या कीजिए। प्लेटो की जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय सिद्धांत एवं आइडियल स्टेट, जो भाई आदर्श राज्य किस प्रकार से होता है, किसके अनुसार, प्लेटो का, उस आदर्श राज्य की अपन को व्याख्या करनी है। यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं जो वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आपके सिलेबस के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि कॉलेज एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर अपन देखेंगे। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, ऐसे पूछ सकता है द रिपब्लिक ग्रंथ किसका है, तो प्लेटो का है, में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसका मुख्य आधार उसका न्याय सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि आत्मा की आंतरिक आवाज और कर्तव्य पालन है। केवल मन से जानेंगे कि भाई अपन को कर्तव्य पालन करना, ऐसे नहीं कि कानून बना दिया उसका पालन करेंगे, वो न्याय नहीं है। प्लेटो न्याय सिद्धांत की बात करेंगे। सबसे पहले प्लेटो का मानना था कि मानव आत्मा में 3 मुख्य तत्व गुण होते हैं, बुद्धि, साहस और वासना एवं क्षुधा। इन गुणों के आधार पर उन्होंने समाज के 3 वर्गों में बांटा। शासक वर्ग, जिनमें बुद्धि की प्रधानता होती है, इनका काम शासन करना है, मतलब जिसके माइंड में ज्यादा बुद्धि है ना वो तो शासन करे। सैनिक वर्ग, जिनमें साहस की प्रधानता होती है, इनका राज्य की रक्षा करने का काम होता है, मतलब साहस वो किसी डरते नहीं है। उत्पादक वर्ग, जिनमें वासना की प्रधानता होती है, इसका काम उत्पादन और व्यापार करना है। न्याय की परिभाषा, जब समाज के तीनों वर्ग, कौन कौन से, शासक, सैनिक और उत्पादन, अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। या आजकल क्या हो रखा है कि वह सैनिक है वो तो चाहेगा मैं शासक बनूं, उत्पादक भी कहेगा मैं भी शासक बनूं, तो ये उल्टा काम हो रहा है आजकल, ठीक है ना। पहले आदर्श राज्य किसी का है, आदर्श राज्य की विशेषता होती है दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की बागडोर एक विवेकशील और ज्ञानी दार्शनिक राजा के हाथ में होनी चाहिए, जो स्वार्थ से ऊपर हो, साम्यवाद होना चाहिए। शासक और सैन्य वर्ग को कंचन और कामिनी के मोह से दूर रखकर प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया, ताकि वे बिना किसी लालच के काम कर सकें। राज्य नियंत्रण शिक्षा भी उसको आनी चाहिए, और स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, भाई ऐसा राजा होना चाहिए जो महिला पुरुष में समानता रखे। निष्कर्ष क्या निकलता है, प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जहां विवेक का शासन और कर्तव्य परायणता का ही न्याय का आधार है। मित्रों, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं रट लेना यार आप लोग, है ना, साथ साथ लिखते चलना इनको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अरस्तु के राज्य एवं नागरिकता संबंधी विचारों की विवेचना करनी है। कंपेयर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ प्लेटो अरस्तु, ये नहीं भाई, ठीक है, इंग्लिश का इसका ट्रांसलेट नहीं है। अरस्तु के जो राज्य एवं नागरिकता संबंधी विचार उनकी बात करेंगे अपन। तो भाई यूनानी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो और अरस्तु के विचार मील के पत्थर हैं।
ठीक है। जहां प्लेटो एक कल्पनावादी विचारक थे, वहीं उनके शिष्य अरस्तु, प्लेटो को शिष्य हो भाई अरस्तु, ये भी आपको विचार दिया, राज्य विज्ञान का जनक है एवं यथार्थवादी विचारक, ये भाई ऑथेंटिक मानता है ना, ये कल्पना नहीं करता। इनके राज्य नागरिकता संबंधी विचार क्या है, राज्य पर क्या विचार है? अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। वे कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और जो राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता है। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना है। नागरिकता पर विचार, अरस्तु नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर नहीं मानते। उनके अनुसार नागरिक वह है जो राज्य के कानून मानता है और बनाने का कार्यक्रम करता है और सक्रिय भाग लेता है। इस परिभाषा के अनुसार उन्होंने दासों, महिलाओं और बच्चों वृद्धों को नागरिकता से बाहर रखा कि भाई महिलाएं भी राज्य के कानून में भाग नहीं लेती थी, बच्चे भी नहीं लेते थे और वृद्ध भी नहीं लेते, उनको इनसे बाहर रखा। ये दोनों के विचारों को थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन एक बार देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये था उसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्लेटो और अरस्तु के विचार। आपने दोनों विचार देख लिए, क्वेश्चन आप लोग देख लेना भाई, मिस प्रिंट होएगा ना, लेकिन विचार आप लोग देखोगे तो ठीक है। जैसे यहां से पढ़ेंगे अपन, अध्ययन पद्धति थी, ये पद्धति कल्पना और आदर्श से शुरू होगी, यथार्थ की हो जाती है प्लेटो की, और ये भाई संविधानों के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन करता है अरस्तु। सर्वोच्च सत्ता दार्शनिक राजा का शासन था इसमें, और इसमें विधि का शासन था। अरस्तु कहता है विधि का शासन होना चाहिए। राज्य का स्वरूप प्लेटो में चरम एकता थी और इसमें विविधता में एकता थी। संपत्ति और परिवार संरक्षण के लिए साम्यवाद का समर्थन था, प्लेटो के अनुसार साम्यवाद का पूर्ण विरोध किया था अरस्तु ने। न्याय के सिद्धांत कर्तव्य पालन एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करते थे, और ये कहता भाई सब ने लेके चलो योग्यता और क्षमता के अनुसार, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन समझ रहा, तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, 3 क्वेश्चन है पहले यूनिट में, आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन का नाम बताता हूं एक बार फिर से मैं आपको, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचार, प्लेटो का सिद्धांत एवं अरस्तु के विचार, ये 3 क्वेश्चन आपको देखने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, 100%, 99 नहीं 100% छपने वाले, की बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो 100% एग्जाम में छप सकते हैं, इनको पढ़ लेना भाई। यूनिट 2 है टावरो, एक बार सारा लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं अगली क्लास अपलोड करूं तो थागन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सेंट आइंस्टीन के अनुसार राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सेंट आइंस्टीन। संत अगस्टिन जो था मध्यकाल में एक महान ईसाई दार्शनिक था भाई और विचारक थे। उनके राजनीतिक विचारों का मुख्य स्रोत उनकी पुस्तक, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक थी, द सिटी ऑफ गॉड। उन्होंने अपने दर्शन में ईसाई धर्मशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय किया है। जैसे 2 नगरों का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ऑगस्टिन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 नगरों में विभाजित किया, ईश्वरीय नगर और लौकिक और सांसारिक नगर। ईश्वरीय क्या है, यह आत्मा का नगर है मित्रों, जिसका आधार प्रेम, त्याग, सत्य और ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति थी। इसके नागरिक, संत और सदाचारी लोग कहते हैं चर्च को इसका प्रतीक माना जाता है। ईश्वरीय नगर में चर्च को प्रतीक माना गया है, और लौकिक और सांसारिक नगर में चर्च को इसलिए माना भाई, ये ईसाई धर्म से था। अभी जैसे लौकिक और सांसारिक नगर है उसकी क्या बात करी, इसको भौतिक संसार अपन लोग कह रहे हैं, जिसका आधार स्वार्थ, वासना, शक्ति, अहंकार था। सांस्कारिक राज्य और राजा इसकी प्रतीक है, जैसे अपन लोग है ना उस प्रकार से माना है इसने। राज्य और न्याय पर क्या विचार है, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, आप वर्णन तो अपने हिसाब से देख लेना इनका। राज्य की उत्पत्ति, अगस्टिन के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि वह मनुष्य के पापों का परिणाम है। ईश्वर ने इसे मनुष्य की पापी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक बुराई के रूप में बनाया है। न्याय की परिभाषा, अगस्टिन के अनुसार बिना न्याय के राजा केवल डाकुओं का झुंड है। क्या बात है, अगर न्याय नहीं करेगा ना तो राजा डाकू है भाई, फिर आपस में लड़ेंगे वो। सच्चा न्याय केवल ईश्वरीय नगर में संभव है, सांसारिक राज्य में केवल उसका एक धुंधला रूप दिखाई देता है मित्रों। चर्च और राज्य के संबंध में अगस्टिन ने चर्च को सर्वोच्च राज्य माना है, राज्य से भी ऊंचा माना है, ठीक है। उनका मानना है कि राजा का कर्तव्य वह ईश्वरीय कानूनों के अधीन रहकर शासन करे। राजा केवल नागरिकों के भौतिक जीवन को सुधार सकता है, लेकिन मोक्ष का मार्ग केवल चर्च के माध्यम से संभव है। कि वह ईसाई धर्म का प्रचार करता है, इसलिए इसने चर्च को सबसे ऊपर माना है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस एक्विनोस के राजनीतिक विचारों क्या करनी है। संत थॉमस एक्विनोस मध्यकाल के सबसे महान दार्शनिक और विचारक माने जाते हैं। उन्हें मध्यकाल का अरस्तु भी कहा जाता है भाई, क्योंकि उन्होंने अरस्तु के तर्कवाद और ईसाई धर्मशास्त्र का सुंदर समन्वय किया। उसकी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका, ये पुस्तकों नाम ध्यान रखना, छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सुमा थियोलॉजिका किसकी पुस्तक है, तो लिखोगे संत एक्विनोस। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, सेंट आइंस्टीन था उनके विपरीत था भाई।
एक्विनस राज्य को पाप की उपज नहीं मानते। अरस्तु की तरह उनका भी मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में शांति, सुव्यवस्था और सामान्य कल्याण की स्थापना करने के लिए राज्य अनिवार्य है मित्रों। उन्होंने सीमित राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। कानून का वर्गीकरण उनके अनुसार चार भागों में बांटा भाई। शाश्वत कानून, ये ईश्वरीय देवीय, ईश्वर का देवी विवेक है जिसे मनुष्य पूरी तरह से नहीं समझ सकता। संपूर्ण सृष्टि इससे नियंत्रित होती है। ठीक है, एक बार लाइक तो कर दो, सारा लोग जुड़ रहे हो, थारे लिए इतनी मेहनत करें, एक बार लाइक तो कर दीजिए। प्राकृतिक कानून कौन सा है? शाश्वत कानून का वह हिस्सा जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से समझ पाता है, जैसे भलाई करना, जीवन करना है ना, जीवन की रक्षा करना, ये प्राकृतिक कानून आता है। देवीय कानून कौन सा होता है भाई? धर्म ग्रंथों और वेदों के माध्यम से प्रकट ईश्वर के आदेश जो मोक्ष के लिए जरूरी हैं। मानवीय कानून, यह समाज को चलाने के राज्य द्वारा बनाए गए व्यवहारिक दंडपरक कानून है। चर्च और राज्य के संबंध, एक्विनोस ने धर्म और राजनीति की संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। उनका मानना है कि राज्य नागरिक के भौतिक सुख का ध्यान रखता है, जबकि चर्च उसकी आत्मा और मोक्ष का। राज्य का अपना स्वतंत्र महत्व है, लेकिन अंतिम उद्देश्य के कारण चर्च स्थान राज्य से श्रेष्ठ है। इन्होंने भी राज्य से श्रेष्ठ बता दिया इसको। एक्विनोस ने मध्यकालीन रूढ़िवादी को तरक्की कसौटी पर कसा है। राजनीतिक विवेक और जो कानून के शासन है उसको पुनः स्थापित किया किसने? एक्विनोस ने। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। छपेगा मेकवाली भी अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, 100% आ सकता है एग्जाम के अंदर। मेकवाली, मेकियावेली के जो आधुनिक राजनीतिक विचार हैं उनको जनक, देखो जनक तो पूछे ना पूछे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि मेकियावेली के विचार बताइए, तो लिखना पड़ेगा ये उत्तर। इटली के प्रसिद्ध विचारक निकोला मेकियावेली को उनकी महान कृति द प्रिंस के कारण आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। किसके कारण? उनकी कृति थी एक द प्रिंस, उसके कारण। उन्होंने मध्यकालीन धार्मिक रूढ़िवादिता को तोड़कर राजनीति को बिल्कुल नई दिशा दी है। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, मेकियावेली से पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता का हिस्सा माना जाता था। मेकियावेली ने पहली बार यह घोषणा की कि राजनीति का धर्म नैतिकता से कोई लेना नहीं है। उन्होंने सादे ही साधनों को न्याय संगत ठहराता है का सिद्धांत दिया, यानी अगर राज्य की रक्षा और सफलता जरूरी है तो राजा कोई भी रास्ता चुन सकता है मित्रों, चाहे वह अनैतिक क्यों ना हो। मध्यकाल का अंत और संप्रभुता की नींव भी रखी। उन्होंने मध्यकालीन सामंतवाद, पोप की राजनीतिक सत्ता और देवी अधिकार के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने मजबूत केंद्रीकृत राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की जो आज आधुनिक संप्रभु राज्यों का आधार है। ये मेकियावेली का ही दिया हुआ राज्य है। यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्लेटो की तरह काल्पनिक आदर्शों में खोने के बजाय मेकियावेली ने इतिहास और मानवीय स्वभाव के व्यवहारिक अध्ययन को आधार बनाया। देखो ये क्या है कि जो इतिहास है ना और मानव स्वभाव बिना आधार बनाए। और प्लेटो क्या सोचो, प्लेटो मन में कल्पना करता था, थे सोचते कई बार सोचो ना कि हम यहाँ घूम ले यहाँ घूम ले, आप कल्पना में जीते हो। और ये आधार बनाता है किसको? इतिहास, हिस्ट्री को उठाता है, पढ़ता है मानव स्वभाव उसको। उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से स्वार्थी और लालची माना और राजा को सलाह दी कि राजा को एक ही समय में शेर की तरह बहादुर, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए एक समय में। राष्ट्रवाद की भावना, मेकियावेली अपने समय की बिखरे और कमजोर इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनके विचारों में आधुनिक राष्ट्रवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? डनिंग के शब्दों में मेकियावेली अपने युग का शिशु था। उन्होंने राजनीति पाखंड को हटाकर उसे यथार्थ की धरातल पर खड़ा किया। ये पाखंड खत्म करो, उन्होंने एक धरातल पर, जिसके कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जो आज का युग चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहां से इस क्वेश्चन से 101% लिखो यार, हर बार आता है क्वेश्चन, हर बार आता है। अपन 101 अपने भाषा में बोलते हैं, हर बार आता है। होप्स, लोग और रूसो के विचार हर बार आते हैं, तीनों में से एक के पक्का आएगा। देखो आपकी किस्मत है ना, खराब हो तो बात अलग है, नहीं ये क्वेश्चन पक्का होगा, क्योंकि देखो हर बार रिपीट हो इन घुमानी करते। होप्स का विचार, लोग का, रूसो का पक्का आता है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को छोड़ो क्यों? और आता है कौन सा? निबंधात्मक है। निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी बात है निबंधात्मक बड़े वाला क्वेश्चन आता है, तो विचार पढ़ेंगे इनका। ठीक है, विचार देखो, मानव स्वभाव होब्स के अनुसार कैसा होना चाहिए? मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी, क्रूर, हिंसक और जगड़ालू होता है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील, सामाजिक और शांतिप्रिय और नैतिक प्राणी है। और रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा और निष्कपट है। प्राकृतिक अवस्था, निरंतर भय और युद्ध की स्थिति, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस नियम था। किसके अनुसार?
होब्स के अनुसार। और लॉक के अनुसार क्या था? शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग की अवस्था जहां प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो। और रूसो के अनुसार शुरुआत की अत्यंत सुखद लेकिन निजी संपत्ति के उद्देश्य के कारण संघर्षपूर्ण हो गई। प्राकृतिक आधार क्या है? होब्स के अनुसार तो है भाई केवल आत्मरक्षा का अधिकार है। तीन मुख्य अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जॉन लॉक के अनुसार। स्वतंत्र और समानता का अधिकार रूसो के अनुसार। होब्स के अनुसार समझौते का कारण अराजकता और मृत्यु के नियंत्रण सॉरी निरंतर भय से मुक्ति पाने के लिए। तो किसके अनुसार है? होब्स के अनुसार। और लोग क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्था बनाने के लिए समझौता करना पड़ा। निजी संपत्ति से उपजी असमानता और जंजीरों को तोड़ने के लिए समझौता करना पड़ा। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। किसके अनुसार? ऑप्शन है होब्स के अनुसार, ठीक है। लोक के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। और रूसो कहता है भाई लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनता है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसको पढ़ लेना। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ढंग से बोले ना। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है? और निष्कर्ष पढ़ लो थोड़ा सा। संक्षेप में कहें तो होब्स का समझौता निरंकुशता की स्थापना करता है। लोक का समझौता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव रखता है। जबकि रूसो का जो समझौता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जन संप्रभुता का मार्ग प्रशस्त करता है। और आपका समझौता यही है कि आप YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो देखने में आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि आपको सभी पेपरों के इंप्लीमेंटेशन चाहिए ना, क्वेश्चन के साथ इस बार तो आंसर और लेके आए, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हर एक पॉइंट को समझते चले। और मैं जो बता रहा हूं उसको रट्टा मार लेना, बस सीरीज छोड़ दो, सिर्फ ये पढ़ो, ये क्लास देखते रहो आप तो ना भाई। यूनिट 3 पे चलेंगे, एक बार सारे लोग लाइक कर दो, जितने भी जुड़े हुए हैं सारे लोग वीडियो लाइक कर दीजिए ना। कि लाइक करो तो मन में सपोर्ट लगे यार कि अपने शेखावाटी क्षेत्र का सारा भाई बहन लाइक करें। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन पे मैसेज के माध्यम से अपना नाम और शेखावाटी लिख के भेज देना, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जेरेमी बेंथम है, उसका उपयोगितावाद सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। जेरेमी बेंथम, ब्रिटिश दार्शनिक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। उनका सिद्धांत पूरी तरह से व्यवहारिक और भौतिक सुखों पर आधारित है। बेंथम ने अपने विचारों के माध्यम से तत्कालीन कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था से बड़े सुधारों का समर्थन किया। उनका इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? सुखवादी दर्शन था। बेंथम का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। मनुष्य हर कार्य इसी बात पर निर्भर करता है कि उसे उस कार्य से सुख मिल रहा है या दुख। जो कार्य सुख बढ़ाता है वह इच्छा उपयोगी है, जिससे दुख मिलता है वह बुरा है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह बेंथम का सिद्धांत का मूल मंत्र है। उनके अनुसार किसी भी कानून नीति राज्य के कार्य की अच्छाई कसौटी यह है कि वह अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करता है या नहीं। यदि कानून बहुसंख्यक जनता को सुख देता है तो वह राज्य के लिए उपयोगी है। कानून ऐसा होना चाहिए कि भाई बहुत सारी जनता को सुख, ऐसे नहीं कि राजा खुद सुखी रहे। मान लो आपको राजा बना दिया, फिर आपने ऐसा कानून बना दिया कि बस ठीक है खुद को सुख मिलता रहे, तो वो कानून उपयोगी नहीं है ना। सुख में केवल मात्रात्मक अंतर एक बिंदु आता है। बेंथम का एक प्रसिद्ध और विवादित कथन है, अगर सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। उनके अनुसार सभी सुख एक जैसे होते हैं, उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल मात्रात्मक अंतर होता है। सुख को मापने के लिए उन्होंने सुखवादी मापक यंत्र भी दिया। राज्य और कानून का उद्देश्य, बेंथम के अनुसार राज्य अपने आप में कोई साधे नहीं है, बल्कि नागरिकों को सुख बढ़ाने के लिए एक साधन है। कानून का एकमात्र उद्देश्य राज्य में और समाज में सुख की मात्रा को बढ़ाना है और दुख को कम करना होना चाहिए। बेंथम का उपयोगितावाद एक यथार्थवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है, जिसने भावी लोकतांत्रिक देशों में एक व्यक्ति एक वोट और लोक कल्याण का राज्य की नीतियों का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। अच्छा क्वेश्चन है जेएस मिल का भी। देखो मैं उन्हीं के विचार बता रहा हूँ जो एग्जाम में छपेंगे सेम टू सेम, तो आप लोग इनको पढ़ लेना क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल को आधुनिक राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ा प्रबल समर्थक माना गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की व्याख्या की है। मिल का मानना है व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्र अनिवार्य है, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने और उन्हें प्रकट करने की पूरी आज्ञा होनी चाहिए, चाहे उनके विचार समाज बाकी लोगों अलग क्यों ना हो। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि ये कथन ना आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ऐसे कैसे लिखते हैं एग्जाम के अंदर।
यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति का विचार एक जैसा है, तो भी मानव जाति को एक व्यक्ति को शांत करने का अधिकार नहीं है कि भाई सबके विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। उनका तर्क था कि संकीय पागल समझे जाने व्यक्ति के विचार भी सत्य का कोई अंश हो सकता है और सत्य हमेशा वाद विवाद की बात नहीं कर सामने आता है। कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सब संबंधी कार्य होना चाहिए, किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। जैसे ये वे कार्य जिनका प्रभाव केवल स्वयं उस व्यक्ति से पड़ता है। मिल के अनुसार इन कार्यों में राज्य और समाज को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केवल कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहा है तो उसमें समाज और राज्य का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। पर संबंधी ये वे कार्य जैसे समाज अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे चोरी करना, शांति भंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इन कार्यों पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हानि का सिद्धांत, मील की स्वतंत्रता का मूल नियम यही है, हानि का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को नुकसान से बचाना होना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है कि मील की जो स्वतंत्रता है उसका मुख्य उद्देश्य बहुमत की तानाशाही से व्यक्ति के अधिकार को रक्षा करना, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ आधार दिया। ये भाई दोनों के विचारों का तुलना करनी है, क्वेश्चन देखना, दो क्वेश्चन पढ़ने अच्छे तरीके से मैंने ऊपर बताया, वो आप लोग पढ़ लेना। एक बार सब्सक्राइब कर लो फटाफट, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। देखो मैं आपको हर एक चीज वही बता रहा हूँ जो मोस्ट है। या दो क्वेश्चन बताएं, दो तीन मिनट अच्छी तरह पढ़ सकते हो ना आप लोग। दो क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे वरना भाई गड़बड़ है फिर काम। लास्ट यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 4। आपको मैंने जो दो क्वेश्चन बताए हैं ना, इनको अपने माइंड में सेट कर लेना, यानी ना अपना बैजम सेट कर लियो, क्योंकि जुलाई में थारी एग्जाम होने वाली है। रट लियो, रट्टा मार लियो, एग्जाम ये क्वेश्चन आएगा भाई, आराम से रट लीजियो। और चैनल सब्सक्राइब रखियो ताकि जूनियर एजुकेशन जय नए वीडियो आवे थारा मोबाइल की स्क्रीन पर आवे देख लो। पहला क्वेश्चन है भाई, टीएच ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा या टीएच ग्रीन के विचार ही पूछ सकता है आपसे, बात बराबर ही है। ब्रिटिश आदर्शवादी दार्शनिक थॉमस हिल ग्रीन, पूरा नाम है थॉमस हिल ग्रीन, को राजनीतिक चिंतन में सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। ग्रीन से पहले उदारवादी विचारक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव मानते थे, लेकिन ग्रीन ने इसे बदलकर एक नैतिक और सामाजिक रूप दिया। किसको किसको दिया भाई? स्वतंत्रता को। इसके अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना और बंधनों को पूरी तरह खत्म होना नहीं है। वे स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीन जी कहते हैं भाई, जिस प्रकार सौंदर्य का अर्थ कुरूपता का अभाव नहीं होता, कि जिस प्रकार सौंदर्य का अर्थ कुरूपता का अभाव नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता का और केवल बंधनों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने की सकारात्मक शक्ति है जो करने और भोगने योग्य हैं। ठीक है, विशेषता क्या है स्वतंत्रता की? नैतिक और सामाजिक स्वरूप। ग्रीन के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल समाज के भीतर संभव है, समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना है, अधिकारों पर आधार। सेकंड पॉइंट है, स्वतंत्रता और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य नागरिकों को अधिकार देकर ही स्वतंत्रता की उपभोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सामूहिक कल्याण, व्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि समाज के अन्य लोगों के विकास में बाधा न बने बल्कि सामान्य कल्याण में सहायक हो। मित्रों, राज्य की भूमिका। ग्रीन के अनुसार राज्य का काम व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना नहीं है बल्कि उसके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। वे कहते हैं कि राज्य का कार्य उन बाधाओं को बाधित करना है जो मनुष्य के नैतिक विकास को रोकती है। ग्रीन के अनुसार राज्य को आदेश दिया गया है कि वह गरीबी, अज्ञानता और शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कल्याणकारी राज्य बनाए, कानून बनाए, ताकि हर नागरिक अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का आनंद ले सके। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? टीएच ग्रीन है ने स्वतंत्रता को स्वार्थ से निकालकर सामाजिक कर्तव्य नैतिकता से जोड़ा है। उनके इसी सकारात्मक दृष्टिकोण ने आगे चलकर आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। ये लोक कल्याणकारी राज्य है ना, पढ़ना इसको, लगा लेना अपने गूगल पे कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, इसकी परिभाषा पूछेगा। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखो किस्मत खड़ी रही तो लोक कल्याणकारी राज्य देखना मिल सका था एग्जाम में, तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में पढ़ लीजिए। अगला है, हिगल के आदर्शवाद एवं राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हिगल का जो आदर्शवाद है उसके राज्य सिद्धांत की विवेचना करनी है। हिगल का आदर्शवाद एवं राज्य सिद्धांत क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले यार एक बात बार बार बोल रहे हो था, चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि तो मन ग्रुप में जोड़ना पड़ी था। ये बोले चैनल सब्सक्राइब रखो ना, ताकि जय वीडियो अपलोड हो था नोटिफिकेशन पहुंच जा। ये जर्मन का साहब, जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम
फ्रेडरिक हिगल को आधुनिक युग का सबसे प्रमुख उग्र आदर्शवादी विचारक माना जाता है। उन्होंने अपने विचारों में संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल आधार माना है। वो कहे मेरा विचार है ना, वे मूल आधार ही पूरा ब्रह्मांड का। जैसे द्विंदात्मक आदर्शवाद, पहला इन्होंने द्विंदात्मक आदर्शवाद हिगल के अनुसार इस संसार का विकास भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि विचार के माध्यम से होता है। इतिहास और समाज का विकास एक सीधी रेखा में न होकर 30 चरणों में एक द्विंदात्मक प्रक्रिया है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 बिंदु है। वाद क्या होता है? समाज की शुरुआत, स्थिति या कोई स्थापित विचार जैसे परिवार। प्रतिवाद, नागरिक, जैसे ऊपर विचार आया ना, उस विचार की कमियों में आने पर पैदा होने वाला विरोधी विचार, विरोधी समाज और बाजार हो सकता है। समाज, दोनों के टकराव से निकलने वाला एक नया और श्रेष्ठ रूप वो है जैसे राज्य। राज्य का सिद्धांत, हिगल का राज्य सिद्धांत पूरी तरह से सत्तावादी और देवतुल्य। उनकी नजर में राज्य सर्वोच्च है। ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण, हिगल का सबसे प्रसिद्ध कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या मार्च है। साध्य के रूप में राज्य, व्यक्ति राज्य के लिए, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्ति राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। राज्य एक साध्य है और उसका नागरिक उसका केवल साधन है। नागरिकों की स्वतंत्र राज्य की आज्ञा मानने में निहित है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता यही है कि वो राज्य की बात माने। अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्ध, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते थे। वे युद्ध का समर्थन करते हुए कहते हैं कि युद्ध से राज्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। वाह यार, कितना खतरनाक आदमी हो कि मतलब युद्ध हुआ तो राज्य की जो स्वास्थ्य हेल्थ है वो ठीक रहे। ओके, वैज्ञानिक विचारक हो यार। नागरिकों में देशभक्ति भावना मजबूत होती है। अच्छा, लड़ाई करने से मजबूत, युद्ध करने से देशभक्ति आती है क्या? क्या बात था, शानदार हिगल जी के विचार थे। हिगल का आदर्श राज्य को असीमित शक्तियां प्रदान करता था। जहां एक और उनके द्विंदवाद ने आगे चलकर कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को प्रभावित किया, वही उनके विचार उग्र राज्य सिद्धांत ने भविष्य में मुसोलिनी और हिटलर के फांसीवाद और नाजीवाद के विचार की नींव रखी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। अगला है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। अच्छा क्वेश्चन है भी। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन का मुख्य आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद ही है। तो कार्ल मार्क्स, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मोस्ट है उसको रट लेना यार आप लोग। इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने इतिहास के विकास की व्याख्या हिगल के आध्यात्मिक विचारों की बजाय भौतिक और आर्थिक तत्वों के आधार पर की। कौन कौन से थे? इतिहास का आधार आर्थिक परिस्थितियां। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास संचालित करने वाली मुख्य शक्ति को ईश्वरीय इच्छा या विचार नहीं बल्कि उत्पादन की प्रणाली थी। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान चाहिए। सबको पता है भाई, अगर आपको रोटी ना दे 2-4 दिन में तो जियो थोड़ी सको। 2-4 दिन रह जाओगे, कभी ना कभी तो फिर मर जाओगे ना। इसलिए जीवित रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। इन्हें जुटाने के लिए आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए। इन्हें जुटाने के लिए भाई आपको पैसे तो कमाने पड़ेंगे, है ना। बुनियादी ढांचा, समाज की आर्थिक व्यवस्था। अधिरचना, आर्थिक आधार पर टिकी गई समाज की अन्य व्यवस्था जैसे कानून, राजनीति, धर्म। इतिहास के 6 चरण है भाई। मार्क्स ने इतिहास विकास के 6 चरणों में बांटा है। आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंतवाद युग, पूंजीवाद युग, सर्वहारा का अधिनायकत्व, साम्यवाद। इनका आप ऐसे कैसे लिख लेना अपनी नोटबुक में, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कार्ल मार्क्स के विचार तो आप लोग इनको पॉइंट्स बना के लिख देना, वर्णन कर देना इनका। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्ध करता है कि इतिहास निरंतर वर्ग संघर्ष की कहानी है जिसका अंतिम अंत साम्यवाद की स्थापना के साथ ही संभव है। मित्रों, एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। कार्ल्स का ऐतिहासिक भौतिकवादी बात आता है, कार्ल्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, इन दोनों में से एक मिल जाएगा आपको 100%। ऐतिहासिक भौतिकवाद पूछ लेगा, ये आपसे पूछेगा भाई कार्ल्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत था वो क्या है। इनसे एक क्वेश्चन आपको निबंध तो मिल जाएगा एग्जाम। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स ने इस सिद्धांत की घोषणा करते हुए लिखा, अब तक के संपूर्ण मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग की परिभाषा क्या थी? मार्क्स के अनुसार वर्ग उन लोगों का समूह है जो उत्पादन किसी विशेष प्रणाली में एक जैसा आर्थिक कार्य करते हैं। मतलब मान लो कपड़ा की दुकान लगी, सिर्फ कपड़ा की दुकान लगा लिया ना, मतलब एक जैसा कार्य करते हैं, उत्पादन में एक जैसा कार्य करते हैं। जैसे इसमें 2 बिंदु आते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, जैसे भूमि और कारखाना। जैसे पूंजीपति होते हैं उनको शोषक वर्ग बोलते हैं। शोषित, जिनके पास केवल अपना श्रम होता है, मतलब मजदूरी करते हैं ना, जिसको हम श्रमिक बोलते हैं। निरंतर संघर्ष और पूंजीवाद का अंत, आर्थिक हितों में टकराव के कारण इन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता है। वर्तमान पूंजीवाद युग में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। पूंजीवादी अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करते हैं। सही बात है भाई,
जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए जो मजदूर होते हैं उनसे अधिक काम करवाते हैं, जिनसे श्रमिकों की वर्ग चेतना पैदा हो जाती है। मार्क्स का मानना है कि इस शोषण के खिलाफ दुनिया में सभी मजदूर एकजुट होंगे और एक हिंसक सर्वहारा क्रांति करेंगे। इस क्रांति परिणामस्वरूप पूंजीवाद पूरी तरह से नाश हो जाएगा। अंतिम लक्ष्य है भाई उसका वर्गहीन समाज, वर्गहीन नहीं, वर्गविहीन है भाई। क्रांति के बाद समाज विकास के अंतिम चरण प्रवेश करेगा, यह साम्यवाद कहा जाएगा कम्युनिज्म में। यह एक ऐसा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा जहां उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का को, जब कोई वर्ग ही नहीं रहेगा तो वर्ग संघर्ष में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सही बात, वर्ग ही नहीं रहेगा तो वर्ग संघर्ष किस लिए करेंगे। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमिकों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है, ये विश्वास दिलाता है कि अंततः जीत शोषित वर्ग की होती है। एक बार सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जितने भी लोग जुड़े हुए हो। टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस पे आपको सारे नोट्स प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो कर लेना, जितने भी जुड़े हुए ना। इस इंस्टाग्राम को झुंझुनू एजुकेशन के नाम से डायरेक्ट है, कोई बीच में स्पेस में कुछ भी नहीं है, ना कोई पॉइंट है। आप तो झुंझुनू एजुकेशन लिखना इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लेना। जो भी समस्या हो, जिस भी पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप लोग सब वहां मैसेज कर देना। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों, इस क्लास में पूरा एनालिसिस किया किसका, चौथे सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, उनके आंसर मैंने आपको बताए हैं। तो एक बार ये वीडियो सब बच्चों तक शेयर कर दो। और थाना अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी है ना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दो यार, थाना लाइक ही मन सपोर्ट करोगे। जितना लोग जुड़ रहे हैं ना, एक बार सारे लोग लाइक कर दो कि वीडियो अच्छी लगी और सब बच्चा तक भेज दो। धन्यवाद साथियों।